हेलो दोस्तों, आज से हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम यहाँ पे तीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर और साथ ही में डेटाबेस। और अब हम वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर को देखने वाले हैं कि फ्रंट एंड में हमें क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और जो फ्रेमवर्क हैं बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, हम इनको यहाँ पे देखेंगे और इनको समझेंगे। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर का रोल क्या होता है। तो जो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो असल में क्लाइंट साइड को मैनेज करता है और इसके साथ अपनी वेबसाइट के लेआउट और उसको रिस्पॉन्सिव करता है, जैसे कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS से उसको इजीली हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। खैर, हम वो इसी कोर्स में सीखेंगे। और लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो फ्रंट डेवलपर की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप अभी जाके लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे क्लाइंट्स मिल सकते हैं अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। काफ़ी जगहों पे फ्रंट एंड डेवलपर की नीड है, बट AI यहाँ पे हमारे एक मदद है जिसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट्स को इजीली बना सकते हैं। लेकिन खैर, उस कोर्स में हम ये बाद में सीखेंगे कि AI के इस्तेमाल से कैसे हम एक वेबसाइट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको बेसिक ही समझ नहीं होगी तो आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको क्लाइंट कहे कि वेबसाइट का जो CTA बटन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको बार बार AI को कोड देना। और काफ़ी जगहों पे AI हमारे नीड को पूरा नहीं कर सकता। काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि वो लेआउट उस तरह से नहीं बनाता जिस तरह से एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनाता है। तो इसी वजह से इसमें डिज़ाइनिंग का भी कुछ काम होता है, जैसा कि एक UI डिज़ाइनर होता है। तो इसी वजह से हम इस कोर्स में सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बेसिक से, जो कि है HTML। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि HTML क्या है। असल में ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, ये वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बुनियाद पर वेबसाइट बनाई जाती है, और HTML के बगैर कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई जाती। तो अगर आपको ये HTML नहीं पता होगी तो आप किस तरह से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक आपको HTML की कोई समझ नहीं, तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको HTML सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यही इसका वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। और इसी के साथ हम इस कोर्स में CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS को भी कवर करेंगे। तो अब आपने VS कोड को ओपन कर लेना है, या तो आप नोटपैड्स को भी ओपन कर सकते हैं एक फ़ाइल बना के। वैसे तो VS कोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक index.html लिख देना है। और यहाँ पे आपने अब अपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। और मैंने आपको एक एक्सटेंशन दिखानी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। आपने वो भी डाउनलोड कर लेनी है ताकि आप इजीली अपने इंडेक्स फाइल को, यानी अपनी HTML फाइल को आराम से ब्राउज़र पे रन कर सकें। तो चलिए पहले अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको HTML टैग डालना है। दरअसल HTML टैग के अंदर ही आपकी सारी जो भी HTML होती है वो होती है। और उसके बाद अपने हेडर टैग डालना है, जिसके अंदर आपका जो टाइटल होता है वो होता है, और उसके साथ कुछ लिंक्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ टाइटल लिखेंगे। असल में ये टाइटल ऊपर ब्राउज़र पर शो होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई फर्स्ट पेज, तो मुझे ब्राउज़र के ऊपर जो मेरा टैब है उसका नाम माई फर्स्ट पेज होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे 127 है, और यहाँ पे देखिए अब माई फर्स्ट पेज है जब मैंने इसको रीलोड किया। तो मैं इस टाइटल की जगह पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, यानी इस टाइटल के अंदर कुछ और भी मैं लिख सकता हूँ। तो असल में होता ये HTML के अंदर जो हेड टैग होता है उसके अंदर जो भी कुछ होता है, असल में वो हम यहाँ पे टाइटल भी अपना लिख सकते हैं और इसके अंदर हम CSS भी लिख सकते हैं। खैर, वो हम अब बाद में समझेंगे। लेकिन अभी अपनी यहाँ तक याद रख लेना कि HTML हेड के अंदर टाइटल, और जो भी आप उस टाइटल के अंदर लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र के टैब पे जहाँ पे आपकी फ़ाइल का नेम है वो चेंज होकर आपके टाइटल पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें HTML कोर्स, तो वो यहीं पे हमें ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले आपने Ctrl+S दबाना है ताकि आपकी फ़ाइल
सेव हो जाए और आपको उसका आउटपुट मिल सके। तो जैसे रीलोड करते हैं तो यहाँ पे असल में मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे HTML कोर्स पहले से ही लिख के आ गया। अब आपने क्या करना है कि हेड के नीचे बॉडी टैग डालना है। असल में बॉडी टैग में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पेज पे शो हो जाता है। अगर हम यहाँ बॉडी टैग में H1 लिख दें, एक अंदर आप कुछ भी लिख दें, माई फर्स्ट पेज, तो असल में H1 एक हेडिंग है जो सबसे बिगेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ की एक हेडिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ गया माई फर्स्ट पेज। तो ये HTML सबसे बिगेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ की एक हेडिंग होती है जो कि हम इस टैग में इस्तेमाल करते हैं H1। तो इसी तरह से अगर मैं इसका डुप्लीकेट बना लूँ, मैंने असल में Ctrl+D किया है तो मेरा यहाँ से डुप्लीकेट बन गया। और अगर यहाँ पे H2 लिख दूँ तो ये उससे कम साइज़ की एक हेडिंग यहाँ पे डल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह से H3 करेंगे तो वो और ही इस तरह छोटी होगी। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि H1 टैग के अंदर मैं H1 लिख दूँ और इसी तरह से बाकी सारे टैग भी ऐसे करता जाऊँ, तकरीबन H1 से H6 तक ये टैग होते हैं। ये H3 के अंदर अगर H3 और H4 के अंदर H4 और H5 के अंदर H5 और उसके नीचे H6 के अंदर हम अगर H6 लिख दें तो यहाँ पे हमें ये सारा कुछ शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉप पे है वो H1 है जो कि सबसे बिगेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है जिसका, उसके बाद ये सारों का साइज़ छोटा है और इसी तरह से ये H4 ये आखिर में H6 है। तो अभी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपकी अभी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर मैं यहाँ पे एक H2 डालूँ और उसके अंदर मैं लिख दूँ दिस इज़ दी HTML कोर्स, अगर इस तरह से मैं कुछ लिख दूँ तो यहाँ पे मैंने HTML कोर्स लिखा तो ये HTML कोर्स यहाँ पे लिख के आ गया H2 टैग के अंदर जैसे मैंने अभी लिखा था। और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे ये करूँ कि H2 की जगह पे मैं यहाँ पे H1 कर दूँ तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसके फ़ॉन्ट साइज़ से ज़रा बड़ा है। और इसके बाद अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़न हो कि मैंने ये जो टैग डाले हैं यहाँ आखिर में मैं क्या लिख रहा हूँ, असल में वो /H1 है जो कि उसको क्लोज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम दो किस्म के टैग इस्तेमाल करते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंड जो उसका क्लोज़ टैग होता है। असल में क्लोज़ टैग को लिखने से पहले उसके पीछे हम स्लैश डाल देते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिर में। लेकिन अगर इस तरह से जैसे बॉडी का भी हमने लिखा हुआ है आखिर में उसकी स्लैश है, यानी यहाँ तक बॉडी क्लोज़ हो रही है। अगर हम बॉडी के नीचे कुछ लिख दें तो यहाँ पे अगर इसको हम सेव करके रीलोड करें तो वो यहाँ पे आ तो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है HTML को लिखने का। इसीलिए हमें हमेशा HTML का जो भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर ही हमें लिखना चाहिए जो हम अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं। अगर हम यूँ भी करें तो फिर भी H1 हमें शो हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे कहा है कि हमें HTML के जो यानी जो भी वेबसाइट का कंटेंट है वो बॉडी के अंदर ही हमें लिखना चाहिए। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर पहले क्लोजिंग टैग लगा दूँ जैसे कि /H1 और उसके बाद अगर मैं फिर H1 लिख दूँ तो ये जो मैं अभी यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये मैंने एक किस्म की हेडिंग दे दी है। और अगर मैं यहाँ पे H1 डाल दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये H1 नहीं लगेगा, जैसे कि अभी आप ब्राउज़र में यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट लिख के आ गया है, यानी ये एक हेडिंग मैंने ये ठीक नहीं डाली क्योंकि क्लोजिंग टैग हमेशा आखिर में ही लगेगा। /H1 जब हम यहाँ आखिर में डालेंगे और इस H1 को जब हम क्या कहते हैं स्टार्ट में डालेंगे तो तभी ये हेडिंग हमें वाज़े तौर पर H1 के फॉर्म में दिखाई देगी। तो हम इसको यहाँ स्टार्ट में लगाते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे हम इसको
दिस इज़ करेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, अगर एक हम हेडिंग यहाँ से चेंज कर दें तो अब जब आप ब्राउज़र में देखेंगे तो देखें ये भी H1 लिख के की फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह से आप अपनी HTML में हेडिंग लगा सकते हैं, और जो स्टार्टिंग टैग होगा जैसे कि अभी आपने यहाँ देख सकते हैं H1, और आखिर में H/H लिख के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसी तरह से लिखना है। तो इसके बाद हम अगर यहाँ पे एक और चीज़ की बात करें जो है क्या है पी टैग, असल में एक पैराग्राफ का टैग है। इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाता है। जैसे दिस इज़ पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा, और ये एक किस्म की पैराग्राफ में हमें दिखाई देगा ब्राउज़र पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर हम H1 के बाद इन्हीं पैराग्राफ के बजाय अगर हम H6 लिख दें तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सबसे छोटा होता है। तो हम H6 तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे H6 और पैराग्राफ के दरमियान क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग है। ये H1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अगर इसके नीचे मैं H6 डालूँ और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ हेडिंग, तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ से भी बहुत छोटा होगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ दिस इज़ हेडिंग, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ़र्स्ट हेडिंग H1 है, और ये जो सेकंड हेडिंग है ये H6 है, और लास्ट वाली जो पैराग्राफ है वो हमारा पी टैग से लिखा गया है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं। तो इसलिए H6 की फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ से भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इसी तरह से हम अच्छा दोस्तों, एक और बात अभी जो मैंने आपको बतानी है वो ये कि आपने सिर्फ लिख कर इसको छोड़ ही नहीं देना। जैसे कि आप यहाँ पे इंडेक्स पे ऊपर देख सकते हैं कि डॉट सा बन गया है, असल में आपने इसको सेव भी करना होता है, जो कि तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं चलता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।